everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के बायोमोलिक्यूल्स के बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चंस के, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15. Question number 9. Can you attempt building models of biomolecules using commercially available atomic models? जैसे कि बॉल एंड स्टिक मॉडल्स, क्या हम ये बना सकते हैं? तो डेफिनेटली बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? जैसे ये हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे हम इसको बना सकते हैं. तो होगा क्या, जो स्टिक्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगी बॉन्ड्स को और जो बॉल्स हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे एटम्स को, राइट. तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम बॉल के साथ कुछ स्टिक्स अटैच कर देंगे और इजीली हम कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. अटेम्प्ट टाइट्रेटिंग एन अमाइनो एसिड अगेंस्ट अ वीक बेस एंड डिस्कवर द नंबर ऑफ डिसोसिएटिंग और आयनाइजेबल फंक्शनल ग्रुप्स इन द अमाइनो एसिड. तो हमें एक अमाइनो एसिड को टाइट्रेट करना है अगेंस्ट अ वीक बेस और हमें बताना है कि उसमें कितने डिसोसिएटिंग ग्रुप्स अवेलेबल थे, राइट. तो सबसे पहली बात कि टाइट्रेशन क्या होता है, व्हाट इज टाइट्रेशन. तो टाइट्रेशन क्या होता है कि हम एक ब्यूरेट लेते हैं, राइट. तो ब्यूरेट के नीचे क्या होता है, एक ड्रॉपर सा होता है, ठीक है. इसको हम एक क्लैंप के साथ लगा देते हैं और नीचे हम एक कोनिकल फ्लास्क रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें हम एक और सॉल्यूशन डालते हैं. तो सबसे पहली बात कि इसमें एक सॉल्यूशन होगा विच इज से अ वीक बेस, राइट. अब ये जो वीक बेस है इसके हमारे पास क्या है, नोन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. और यहाँ पर हमने लिया है एक एसिड जिसकी अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है. तो बेसिकली टाइट्रेशंस में हम क्या करते हैं कि एक नोन कॉन्सेंट्रेशन वाला मान लो हमने बेस ले लिया और दूसरा हमने अननोन कॉन्सेंट्रेशन ले ली एसिड की. तो अब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे. अब ड्रॉपर से ऊपर से ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, यहाँ पर ये जो बेस है ना ये गिरता जाएगा इस एसिड में और हम इसको हल्का हल्का सा हिला हिला के इसको डिसॉल्व भी करते रहेंगे. और ये एक्सपेरिमेंट हम तब तक करेंगे जब तक या तो इसमें कलर चेंज नहीं हो जाता है या फिर ये न्यूट्रलाइज नहीं हो जाता है, राइट. तो अब क्या होता है, दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ टाइट्रेशंस. इससे हमें एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चलता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमने एक अमाउंट तक लिया है, हमें पता है हमने कितना लिया है, क्या लिया है, ठीक है. और लेकिन दूसरी तरफ का हमें पता नहीं होता है. तो अननोन जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का हमें इससे पता चलता है. नाउ अब क्या होता है कि जब हम अमीनो एसिड्स की बात करते हैं, जब अमीनो एसिड्स को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो वो डायपोलर आयंस या फिर ज्विटर आयंस बन जाते हैं. तो मतलब कि वो एज एन एसिड भी एक्ट कर सकते हैं और बेस भी एक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास ना दो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं और वो दो ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, वो एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप होता है, राइट. तो एक हुआ अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और दूसरा हुआ कार्बोक्साइल ग्रुप, राइट. तो अब क्या होता है कि हमने मान लो एक न्यूट्रल या फिर एक बेसिक अमाइनो एसिड लिया और उसको वीक बेस के साथ हमने उसको टाइट्रेट करवाया, तो क्या होगा, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप डिसोसिएट होगा. वहीं पर अगर हम एक एसिडिक अमाइनो एसिड लेते हैं जिसको एक वीक बेस के साथ डिसोसिएट कराते हैं, तो उस केस में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो डिसोसिएट होते हैं. और वो फंक्शनल ग्रुप कौन से होंगे, वो होंगे अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्साइल ग्रुप, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 11. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड एलेनिन. तो एलेनिन का हमें स्ट्रक्चर बनाना है. ये एक अमाइनो एसिड है और हमें पता है कि इसमें दो चीजें, तो हमें दिस इज अल्फा कार्बन, राइट. सो दिस इज अल्फा कार्बन. अब इसमें दो ग्रुप्स तो हमें देखने को मिलेंगे. एक होगा अमाइनो ग्रुप, ठीक है. सो दिस इज अमाइनो ग्रुप एंड व्हाट इज इट, दिस इज कार्बोक्साइल ग्रुप,
राइट तो ये दो ग्रुप्स तो हमें देखने को मिलेंगे, और एक तरफ इसके साथ अटैच्ड होता है हाइड्रोजन, और जो फोर्थ चीज होती है दैट इज मिथाइल ग्रुप विच इज एक्चुअली अनरिएक्टिव। ठीक है, ये यूजुअली ये एक नॉन रिएक्टिव होता है, और नॉन रिएक्टिव होने के साथ साथ ये जो ग्रुप है ये बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम केसेस में देखा गया है कि ये कहीं पर किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो। ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस, इट इज नॉन रिएक्टिव, राइट। तो ग्लाइसिन के बाद दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड दैट वी नो। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ अमाइन ग्रुप लगा देंगे, अमीनो ग्रुप लगा देंगे, एक तरफ कार्बोक्साइल ग्रुप लगा देंगे, एंड नाउ डिपेंडिंग ऑन कि वो कैसा है, कौन सा अमाइनो एसिड की बात करें। अब जैसे एलानिन की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा, एक तरफ मिथाइल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन। तो इसके साथ जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे किसके, ऑफ दिस कार्बन, वो शेयर हो गए अलग अलग ग्रुप्स के साथ, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, What are gums made of? Is फेविकॉल डिफरेंट? तो गम्स किस चीज के बने होते हैं, और क्या गम्स और फेविकॉल डिफरेंट है या एक जैसे हैं? तो गम्स जो होते हैं, गम्स हमें नेचुरली मिलते हैं, दे आर नेचुरल हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स, मतलब कि ये अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं। सो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स, राइट। और ये जो होते हैं दे आर मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स एंड विच आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय विच बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। वहीं पर अगर हम फेविकॉल की बात करें ना, तो फेविकॉल सबसे पहली बात ये एक सिंथेटिक पॉलीमर है, वो पॉलीमर जो कि हमने इंडस्ट्रीज में डेवलप किया है, राइट। और ये क्या है, इट इज अ polyvinyl alcohol, that is PVA glue. It is a glue which glue, polyvinyl alcohol glue, right. So it is a synthetic polymer while the gum is a natural polymer. It is natural heteropolysaccharide. Question number 13, find out a qualitative test for proteins, fats and oils, amino acids, and test any fruit juice, सलाइवा, स्वेट और यूरिन। तो हमें सैंपल्स जो है वो बताए गए हैं, या तो हम फ्रूट जूस लेंगे या सलाइवा लेंगे या फिर हम स्वेट लेंगे या यूरिन लेंगे। ठीक है, इन सब के लिए हम प्रोटीन्स का, फैट्स एंड ऑयल्स का और अमाइनो एसिड्स का, इन 3 चीज़ों के लिए इनका टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात कि हम प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं कि जब हम प्रोटीन्स को टेस्ट कर रहे हैं तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ अ ब्यूरेट टेस्ट, राइट। सो ब्यूरेट टेस्ट वी विल यूज। तो हम सैंपल लेंगे, ठीक है, अराउंड 2 ml हम सैंपल लेंगे, दिस इज ml, राइट। then we will add 1 ml of 5% of NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, और उसमें 2 ड्रॉप्स डालेंगे ऑफ 2% ऑफ CuSO4। when you will मेक दी सॉल्यूशंस इन लैब, तो आपको पता चल जाएगा कि इतने अमाउंट में, 100 ml में आपको कितना डिजॉल्व करना है CuSO4। ठीक है, सो दैट वी कैन डू इन प्रैक्टिकल्स। फिर दिस अलाउ टेस्ट टू स्टैंड फॉर सम टाइम। अब उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, हमने सैंपल ले लिया, NaOH ले लिया, CuSO4 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर इस सैंपल को रहने देंगे और हम इसमें देखेंगे अगर हमें ब्लू वायलेट कलरेशन आती है, मतलब ब्लू वायलेट सा कलर अगर हमें दिखाई देता है किसी भी सैंपल में, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है, प्रोटीन्स है। ठीक है, तो प्रोटीन्स हमें किस में देखने को मिलेंगे, हमें फ्रूट जूसेस में देखने को मिलेंगे प्रोटीन्स। ठीक है, सो आई विल राइट किस किस में होंगे, फ्रूट जूस में हमें प्रोटीन देखने को मिलेगा। उसके सिवा हमें प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, सलाइवा में भी प्रोटीन्स होते हैं, और किसमें, यूरिन में भी प्रोटीन्स हमें देखने को मिलेंगे। तो इन तीनों चीज़ों में हमें प्रोटीन्स मिलेंगे। अब वहीं पर अगर हम आ जाते हैं फैट्स और ऑयल्स का टेस्ट करने, तो हम सुडान ब्लैक बी टेस्ट यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम एक तो अपना फैट का सॉल्यूशन लेंगे, जो भी हमने लिया है, जो हमारे 4 सैंपल्स हैं ऑफ कोर्स यही लेंगे। देन वी विल ऐड 4 ड्रॉप्स ऑफ सुडान ब्लैक बी इन द टेस्ट ट्यूब। अब हम वो जो हमारा सॉल्यूशन है सुडान ब्लैक बी, हम वो डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, अच्छे से उसको कंटेंट को शेक करेंगे और उसको पोर कर देंगे एक बीकर में जिसमें कि होगा डिस्टिल्ड वाटर,
राइट। तो इसमें ऑब्जर्वेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्लैक कलर्ड फैट ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अब हमें पता है कि मान लो फैट्स और ऑयल्स में क्या होता है, अगर एक आपके पास ना पानी है ना, तो पानी में अगर आप 2 बूंदे भी ऑयल की डालोगे तो क्या वो नीचे सेटल डाउन होती है? नहीं होती है, वो ऊपर तैरने लग जाती है। तो सेम इस टेस्ट में होता है, हमें वो ब्लैक कलर का जो फैट की ड्रॉपलेट्स हैं वो देखने को मिलेगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, राइट। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या है, फैट्स हैं और ऑयल्स हैं। तो ये आउट ऑफ दीज 4 हमें सिर्फ ये देखने को मिलेगा इन केस ऑफ स्वेट, ठीक है। बाकी किसी में हमें फैट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही फ्रूट जूसेस में, ना ही सलाइवा में, और ना ही यूरिन में। नाउ टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड्स। अब हमें एक चीज ना बड़ी ही सिंपल है, अगर हमने प्रोटीन्स का टेस्ट कर लिया है ना पहले, तो हमें पता है कि वहाँ अमाइनो एसिड जरूर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अमाइनो एसिड की चेन से ही क्या बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, राइट। तो उसमें हम अगर हमने ये टेस्ट कर लिया तो हमें अमाइनो एसिड का टेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर नहीं किया है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, निनहाइड्रिन टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, एक तो हम सैंपल सॉल्यूशन लेंगे अराउंड 3 ml, उसमें हम ऐड करेंगे 0.5 ml ऑफ 1% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ निनहाइड्रिन, और उसको हीट करेंगे टिल इट बॉइल्स। उसके बाद अगर हमें उसमें ब्लू कलरेशन दिखाई देती है, अगर हमें कहीं भी सैंपल में उस टेस्ट ट्यूब में हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं। एंड आउट ऑफ ऑल फ्रूट जूस में, ठीक है, फ्रूट जूस में हमें देखने को मिलेगा, फिर किस में मिलेगा, सलाइवा में देखने को मिलेगा, और उसके सिवा किस में, यूरिन में। मतलब वही 3 चीजें जिनमें हमें प्रोटीन देखने को मिला था, तो उन्हीं में हमें क्या देखने को मिलेगा, अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। Question number 14. Find out how much cellulose is made by all plants in the biosphere and compare it with how much of paper is manufactured by man, and hence what is the consumption of plant material by man annually, what is the loss of vegetation। तो अब सबसे पहली बात कि कितना व्हाट इज दिस सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है जो हमें देखने को मिलता है अर्थ पे, और ये मिलता है वुड पल्प और कॉटन से। अब ये वही सेलुलोज है जिससे पेपर बनता है। सो around 100 billion tons of cellulose is prepared per year by plants all over the world। all over the world कितना सेलुलोज बनता है, दैट इज 100 बिलियन टन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक जगह की बात नहीं हो रही है। और अराउंड 17 फुल्ली ग्रोन ट्रीज, ठीक है, टेक्स टू मेक 1 पेपर। 17 फुली ग्रोन ट्रीज चाहिए होती हैं 1 टन पेपर बनाने के लिए। सो कैन यू सी हाउ मच लाइक ट्रीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पेपर। और वही अगर हम पेपर को बचाएं, पेपर को सेव करें, तो हमारे कितने सारे ट्रीज बच सकते हैं। डिजिटली अगर हम काम करें तो भी कितने सारे ट्रीज बच सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आप बच्चे ये बोलेंगे कि ठीक है हम एग्जाम नहीं देंगे, ऑनलाइन ही लिख देंगे घर में बैठ के, सो दैट इज नॉट द केस। जहाँ पर रिक्वायर्ड है देयर वी हैव टू यूज पेपर, बट वी शुड नॉट वेस्ट पेपर, वी शुड ऑलवेज सेव पेपर सो दैट वी कैन सेव आवर ट्रीज, राइट। और इसके सिवा अगर हम बात करें कि और कहाँ कहाँ पर लोग पेड़ों को यूज करते हैं, तो मेडिसिन में हो रहे हैं, फर्नीचर्स बनाने में हो रहे हैं, ठीक है, फ्रूट्स के लिए हो रहे हैं। सो अगर हम बात करने लगे यूजेस ऑफ ट्रीज की, ट्रीज से, फॉरेस्ट से हमें क्या मिल रहा है, सो देयर आर सो मेनी यूजेस, एंड हम कोई भी एक चीज नहीं है जिसके बिना हम रह सकते हैं, राइट। तो हमें बहुत ही केयरफुली सोच के हमें क्या करना है, हमें चीज़ों को प्लान करना है ताकि हम चीज़ों को बचाएं, हम ट्रीज को बचाएं, और उससे हम अपने एनवायरनमेंट को, अपनी अर्थ को हेल्दी बना के रखें। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो जो एंजाइम्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, और वो कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके सिवा दे कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस विच आर इन्वॉल्व इन द सेल। वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, हम पढ़ते हैं टू इनिशिएट अ रिएक्शन, हमें एंजाइम्स चाहिए।
एक रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारे सेल्स में हो रहे हैं उनको कैटलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। देन दे ब्रेक डाउन लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और दूसरी तरफ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सो सी दोनों तरफ में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंजाइम्स। देन दे एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज व्हाट आई सेड कि एक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम्स चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम चाहिए, देयर इज अ स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स के स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं, वो वहीं पर यूज होते हैं। अगर आप उसकी जगह कोई और एंजाइम डाल दोगे तो वो वहां पर वो काम नहीं कर पाएगा जो जिस पर्पस के लिए हम उसको वहां पर ऐड कर रहे हैं। देन दे इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स। जैसे जैसे एंजाइम्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है रिएक्शन के रेट भी इंक्रीज होते हैं और इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, दैट इज 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में इनकी जो एक्टिविटी है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, दे आर वेरी एफिशिएंट। वहीं पर पीएच की बात करें तो 6 to 8 पीएच जो है दैट इज द ऑप्टिमम पीएच वेयर दीज एंजाइम्स वर्क वेरी वेल। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो बच्चों आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।